Today we have studied a new topic, combined translational plus rotational motion. Basically अभी तक अपन ने जो बात करी combined translational plus rotational motion जो बात करी थी उसमें प्योर रोटेशन या फिर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन था। मतलब रोटेशन में जो अभी तक की स्टडी करी अपन ने उसमें सिर्फ प्योर रोटेशन अपन ने बात करी। मतलब ऐसी कोई स्ट्रक्चर या ऐसी कोई मोशन के बारे में बात नहीं करी जिसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों एक साथ हो रहा हो। जैसे सपोज करिए आपने क्या करा, एक रॉड को यहां से हिंज कर दिया और रॉड को यहां से एक पार्टिकल आया टकराया या फिर कोई भी इंपल्स देकर इस रॉड को घुमाया। दैट मीन्स प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, अगर पार्टिकल आगे जा रहा है दैट इज सीधे सीधे, तो ये ब्लॉक अगर आगे जा रहा है या पार्टिकल आगे जा रहा है तो दैट इज प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। तो बेसिकली अब अपन ऐसी स्टडी करने वाले हैं जिसमें रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन दोनों एक साथ हो रहे हो। मीन्स कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन। देखिए कैसे, इसके बारे में अगर कोई एक एग्जांपल लें अपन तो कैसे ले सकते हैं। ये सपोज करिए कि अपनी साइकिल या कोई अपना कोई भी व्हीकल है, उसका जो टायर होता है वो टायर कैसे करता है, वो ओमेगा से घूम भी रहा होता है और वी से आगे चल भी रहा होता है। मीन्स जो अगर आप साइकिल के स्पोक्स जहां पे बंधे हुए होते हैं उस सेंटर को देखें तो वो सेंटर ऐसा लगता है कि जैसे आगे जा रहा है, लेकिन उस सेंटर के अबाउट जो स्पोक्स होते हैं वो सर्कुलर मूव करते होते हैं। मीन्स साइकिल का पहिया आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है। दैट मीन्स कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये वी से आगे जा रहा है और ओमेगा से घूम रहा है। तो बेसिकली अगर इसका जो पॉइंट है ए, देखिए ये ए पॉइंट क्या होगा कि अगर मैं इस पॉइंट ए के बारे में स्टडी करूं तो देखिए ये ए पॉइंट कुछ देर बाद साइकिल का पहिया यहां पर, फिर कुछ देर बाद साइकिल का पहिया यहां पर, फिर कुछ देर बाद साइकिल का पहिया यहां पर। तो बेसिकली अगर अपन बात करें तो देखिए ये जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट कुछ देर बाद यहां पर, कुछ देर बाद ऊपर, फिर अगेन कुछ देर बाद यहां पर और अगेन फिर नीचे। तो अगर इस ए का मोशन देखा जाए तो देखिए ए का मोशन कैसा हो रहा है। तो ये जो मोशन होता है ए का, ये होता है साइक्लोइड। साइक्लोइड की स्टडी अपने सिलेबस में है नहीं, साइक्लोइड अपन पढ़ते भी नहीं मैथमेटिक्स में। तो बेसिकली जो साइक्लोइड है इसकी स्टडी करना बहुत मुश्किल हो रहा है ग्राउंड फ्रेम से। अगर ग्राउंड फ्रेम से देखें तो ए पहले यहां पर, कुछ देर बाद यहां पे, फिर ऊपर, फिर अगेन नीचे और कुछ देर बाद क्या आ जाएगा नीचे। तो बेसिकली जो साइक्लोइड का मोशन है, जो पार्टिकल ए का जो मोशन है साइक्लोइड है, उसकी स्टडी करना हमारे लिए ग्राउंड फ्रेम से बहुत मतलब थोड़ा इजी नहीं है। तो बेसिकली अपन क्या बोल रहे हैं कि यार कि जो ए है अगर हम इसके सेंटर पे बैठ जाएं, जो सेंटर ऑफ मास है इसका, सेंटर ऑफ मास, इस सेंटर ऑफ मास पर अगर अपन बैठ जाएं तो ए कैसा करता हुआ दिखाई देगा, सिर्फ गोल गोल घूम रहा है। मतलब अगर सेंटर पे बैठ जाएं, साइकिल का जो सेंटर है जहां पे स्पोक्स मिले हुए हैं उस पर अगर देखें तो पूरा टायर सिर्फ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, हमें आगे चलता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो मतलब हमारी स्टडी सेंटर ऑफ मास से करना बहुत इजी हो जाती है। मीन सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये ए सर्कुलर मोशन कर रहा है या प्योर रोटेशन मोशन कर रहा है। ठीक है, जबकि ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं तो ए का ही मोशन साइक्लोइड आ रहा है। तो हमने हमारी स्टडी को इजी करने के लिए जो कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन है उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। प्योर रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एंड स्टडी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब जो कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन है उसको अपन दो पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़ सकते हैं। कैसे? प्योर रोटेशनल अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस स्टडी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब सेंटर ऑफ मास की स्टडी ग्राउंड फ्रेम से और बॉडी की स्टडी सेंटर ऑफ मास फ्रेम से। तो जो कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन है उसकी स्टडी को दो पार्ट में ब्रेक करा। स्टडी ऑफ सेंटर ऑफ मास कि सेंटर ऑफ मास की स्टडी करें सिर्फ ग्राउंड से, ठीक है, और बॉडी की स्टडी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो इन दोनों को जब कंबाइन कर दिया जाएगा तो हमारे कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन की स्टडी होगी। ठीक है, तो वही अपन करने वाले। तो अब इसमें सबसे पहले देखिए बात करते हैं अपन क्या कि वेलोसिटी कैसे लिखी जाती है किसी भी पार्टिकल की, और एक्सेलरेशन कैसे लिखा जाता है, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, ये सब पहले अपन कुछ टर्मिनोलॉजी इसकी पढ़ लेते हैं कि कैसे कोई भी टर्म लिखी जाती है या कोई भी कॉन्सेप्ट लिखा जाता है सिस्टम के लिए, काइनेटिक एनर्जी वगैरह। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं वेलोसिटी इन कंबाइंड
ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। देखिए ये ओमेगा से घूम रहा है और वी से आगे जा रहा है, यानी कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। इसकी स्टडी देखिए कितने पार्ट्स में ब्रेक करी। स्टडी ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखिए सेंटर ऑफ मास कितने से चल रहा है, वी से, ठीक है। तो हर पार्टिकल ऊपर कितने से जा रहा है, वी से। प्लस विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, पार्टिकल क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं सिर्फ कितने से, ओमेगा से। तो आर ओमेगा इधर, आर ओमेगा इधर, आर ओमेगा इधर, आर ओमेगा इधर, ठीक है। तो ये तो हुई स्टडी और ये हुई स्टडी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अगर मैं इसी का इनका जो कंबाइंड डायग्राम बनाऊं तो देखिए कंबाइंड डायग्राम क्या बनेगा कि यहां पर जो पार्टिकल है उसकी स्पीड कितनी, v प्लस आर ओमेगा, यहाँ वाले पार्टिकल की v आगे और आर ओमेगा पीछे, यानी कुछ इधर, इसकी आर ओमेगा पीछे और v आगे, और इसकी आर ओमेगा ऊपर और v आगे, ठीक है। तो ये हुआ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, ठीक है। इसको लिख लीजिए। देखिए ए से आगे और अल्फा अगर हो तो पार्टिकल के पास देखिए अपन क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड with respect to center of mass। देखिए एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ए रेडियल ए टेंजेंशियल, ए टेंजेंशियल ए रेडियल, ए टेंजेंशियल ए रेडियल, ए टेंजेंशियल ए रेडियल, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ए। तो बेसिकली जो अपने पास हुआ, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या है, ए टेंजेंशियल वेक्टर प्लस ए रेडियल वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर। तो बेसिकली जो ए टेंजेंशियल है वो क्या लिख सकते हैं अपन, ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर एल्फा। क्योंकि ए टेंजेंशियल और अल्फा में ये रिलेशन होता है, अपने सर्कुलर में पढ़ा था, ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन में किसी भी पार्टिकल का एक्सिलरेशन।
रोटेशनल एक्सेलरेशन और ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन दोनों का कंबाइंड, ठीक है। तो रोटेशन मतलब विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या है, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर में दो एक्सेलरेशन होते हैं, रेडियल और टेंजेंशियल, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है, ए या एसीओ है, जो भी लिखना है उनको, ठीक है। देखिए मान लीजिए रॉड सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा से घूम रही है और वी से आगे जा रही है। जो काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मीन्स आई इज विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, जिस भी पॉइंट के अबाउट बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास इसका। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास से लिखी, और काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो सेम एंगुलर मोमेंटम भी ऐसे लिखा जाता है। मतलब अगर मान लीजिए कि ये कोई बॉडी ओमेगा से घूमती हुई आगे वी से जा रही है, तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है सिस्टम का, वो होता है एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ with respect to center of mass, angular momentum of center of mass। मतलब अगर मैं मान लीजिए इस पॉइंट के अबाउट, ए के अबाउट, ये रेडियस मान लेते हैं आर है, मास मान लेते हैं एम है, तो एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहूँ इस बॉडी का, तो क्या लिखूंगा, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज आई ओमेगा, किधर, अंदर की तरफ, दैट मीन्स क्रॉस, प्लस जो आर क्रॉस वी है वो भी अंदर, यानी एम आर वी क्रॉस, ठीक है। तो इस एग्जांपल का एंगुलर मोमेंटम हो गया विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक रॉड है, ठीक है, इनिशियली एक ये सेंटर, मान लीजिए पार्टिकल इससे यहां से L1 डिस्टेंस पे ये स्मॉल है, और ये मान लीजिए कैपिटल है, टोटल लेंथ कितनी है, L मान लेते हैं। L1 डिस्टेंस पे पार्टिकल इससे आकर टकराया, कोलिजन का E की वैल्यू कितनी है, E, ठीक है। तो कोलिजन के बाद जो ये बॉडी है रॉड, ये फ्री है रोटेट करने के लिए, मीन्स ये ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखी हुई है, ये पार्टिकल आया, इससे टकराया, टकराने के बाद ये घूमते हुए आगे मूव कर रही है। तो अगर कोई बॉडी फ्री होती है घूमने के लिए, तो वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही फ्री घूमती है, ठीक है। तो बेसिकली जो बात हुई क्या, कि कोलिजन से पहले ये सिचुएशन है,
ठीक है, इस लाइन में पार्टिकल आ रहा है, ठीक है। और कोलिजन के बाद क्या हुआ, मान लेते हैं कि इस पार्टिकल की स्पीड हो गई v1, रॉड घूमने लग गई ओमेगा से और आगे जाने लग गई v2 से, ठीक है। और इसकी स्पीड मान लेते हैं कितने से आ रहा था, v0 से। तो देखिए कोलिजन के बाद ये बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो अगर अपन बात करें क्या कि जब कोई बॉडी फ्री होती है तो वो उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घूमती है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर वो घूम रही है तो बेसिकली अगर अपन बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या जो भी इंपल्स लगा उस इंपल्स से जो भी टॉर्क बन रहा है, नेट टॉर्क 0 बन रहा है। मीन्स जब ये बॉडी यहाँ से टकराएगी तो इस पे नॉर्मल इधर, इस पे नॉर्मल इधर, तो जो भी नॉर्मल के जो टॉर्क बनेंगे वो इक्वलेंट अपोजिट बनेंगे, यानी नेट टॉर्क सिस्टम पे 0। और जो फोर्स बने हैं वो भी नेट फोर्स भी 0 है क्योंकि फ्री है, कोई इंच फोर्स वगैरह नहीं है। तो यानी एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व है और लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व है। तो अगर मैं सबसे पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्व करूं तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या आई कि पहले मोमेंटम था mv0, बाद में मोमेंटम कितना हो गया, इसका मास m, इसका मास कैपिटल M, तो बाद में हो गया mv1 प्लस कैपिटल mv2, ठीक है। तो ये हो गया अपना लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम आप किसी भी पॉइंट के अबाउट कंजर्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसी पॉइंट के अबाउट ए के अबाउट लिखेंगे तो देखिए हमें दो एंगुलर मोमेंटम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनिशियली और इसका फाइनल। लेकिन अगर अपन किसी और पॉइंट के अबाउट लिखते हैं तो हमें इन दोनों का एंगुलर मोमेंटम भी लिखना पड़ेगा। तो यानी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अगर देखें अबाउट ए तो देखिए एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। तो एल इनिशियल कितना हो गया 0, एल फाइनल में भी इसका भी मोमेंटम नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। बस इस रॉड का मोमेंटम लिखा जाएगा। तो ये प्योर कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन है, तो क्या लिखा जाएगा, आई ओमेगा, सेंटर मास के अबाउट घूम रही है तो आई ओमेगा अंदर की तरफ क्रॉस, प्लस ये डिस्टेंस कितनी थी L1, तो L क्रॉस बी बाहर, यानी अगर इसको अपन नेगेटिव लिखते हैं तो इसको पॉजिटिव लिख लें, बाहर की तरफ कितना mv2 L1, mv2 सेंटर ऑफ मास का कितना v2 इंटू L1। तो ये हो गई अपने पास इक्वेशन 2, ये हो गई इक्वेशन 1। अपने पास कितने वेरिएबल है, देखिए ओमेगा, v1 एंड v2। तो एक इक्वेशन और किसकी लिखी जाएगी, ई की। तो ई की अगर इक्वेशन लिखें तो देखिए क्या है, कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी जो L1 पर है, ओमेगा से अगर ये बॉडी घूम रही है तो बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूं कि इस पॉइंट की वेलोसिटी हो गई अपने पास v2 प्लस ओमेगा L1, क्योंकि r ओमेगा होती है तो ओमेगा से घूम रहा है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा L1 प्लस v2। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया v2 प्लस ओमेगा L1 माइनस v1, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी v0। तो इक्वेशन थर्ड, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन क्या सॉल्व किए जा सकते हैं, लिख लीजिए इसको।